हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो मैकबुक के लैपटॉप के अंदर जो G3H सेक्शन होता है, जो G3H हॉट सप्लाई भी के नाम से जाना जाता है। और अदरवाइज अगर इसको हम बात करें तो एक तरीके से बोर्ड में जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप में LDO का जो वोल्टेज निकलता था और वो हर जगह जो डिस्ट्रीब्यूट होता था, सेम वही सेक्शन है। बस यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक सेक्शन लगा दिया जाता है जो G3H हॉट सप्लाई के नाम से जाना जाता है ये सेक्शन। और इस सेक्शन को हम अगर हम बात करें तो एक हम LDO सेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। इसको हम LDO सेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये LDO सेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, तो हम इसको LDO सेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मैकबुक के अंदर देखा जाए तो ये इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो फॉल्ट आता है वो क्या फॉल्ट आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैकबुक के अंदर सबसे पहला अगर कोई सेक्शन है बोर्ड के अंदर ऑन होता है, जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप में आप जानते हो कि सबसे पहला सेक्शन हमारे बोर्ड में जो ऑन होता है वो ऑन होता है हमारा RTC सेक्शन। लेकिन इस वाले बोर्ड में अगर मैकबुक के अंदर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट सेक्शन अगर आपके बोर्ड में कोई ऑन होता है तो वो हमारा G3H सेक्शन होता है, जो सबसे पहले हमारे बोर्ड में रन करता है। तो इस सेक्शन किस तरीके से वर्क करता है हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियोस के अंदर। और कोई भी मैकबुक का अगर बोर्ड है उसके अंदर आप देखेंगे जो हमारे पास अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड हैं, इन सभी बोर्ड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यह सेक्शन किस तरीके से काम करता है। जो कि देख सकते हैं अलग अलग टाइप के हमारे पास बोर्ड है। इन सभी बोर्ड के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि G3H सेक्शन बोर्ड के अंदर किस तरीके से काम करता है। और यह एक तरीके का LDO सेक्शन है। दोस्त, अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। दोस्तों, सबसे सिंपल सर्किट है। देखिए, जहां पर हम DC कनेक्टर लगाते हैं, जैसे कि अगर ऑलरेडी आप नॉर्मल लैपटॉप रिपेयर करते हो और मैकबुक रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हो तो उनके लिए भी है, और जो रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। जो हमारा DC कनेक्टर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जैसे नॉर्मल लैपटॉप में होता है, बिल्कुल इसके अंदर भी कुछ इसी प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए कि हमने 2 पिन ग्राउंड कर दिया, एक पिन PSID का और एक पिन हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है 19 वोल्ट का। यानी जो भी हमारा अडेप्टर होता है इसके अंदर आपको अलग अलग वोल्ट को देखने को मिलेगा। 19 वोल्ट में भी मिलेगा, 16 वोल्ट का भी मिलेगा, ठीक है, और आपका 14 वोल्ट का भी मिलेगा चार्जर। तो अलग अलग वोल्ट का आपको चार्जर देखने को यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ से जो वोल्टेज आउट हो रहा है ना, देख सकते हो यहाँ पर एक P चैनल का मॉसफेट लगाया गया। यहाँ पर क्या लगाया गया, एक P चैनल का मॉसफेट लगाया गया। कई बार यहाँ पर दोस्त ये भी हो सकता है कि मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर एक ये सिंगल रजिस्टर नहीं लगा करके इसी लाइन में एक डायोड लगा होता है ज़्यादातर में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जेनर डायोड लगा होता है जिसके जरिए ये डिवाइडर बन जाता है, ठीक है। तो जेनर डायोड का किस तरीके से डिवाइडर बनाया जाता है, तो देखिए जेनर डायोड का डिवाइडर उस जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां का इनपुट वोल्टेज हमारा फिक्स नहीं होता है। देखो, वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर P चैनल में लगाया जाए और यहाँ पर लगाया जाए तो अगर ये R2 लगा हुआ तो ये तो डायरेक्ट इनपुट के अकॉर्डिंग वोल्टेज को फिक्स कर देता है। अगर जेनर डायोड लगा रहेगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक जेनर डायोड लगाया है जो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 5 वोल्ट का लगा दिया, ठीक है, तो कभी भी यह जो आउटपुट मिलेगा इसके गेट पे वो 5 वोल्ट ही मिलेगा, 5 वोल्ट से अधिक नहीं मिलेगा देखने को। अगर डिवाइडर के अकॉर्डिंग लगाते तो डिवाइडर क्या होगा कि जैसे अगर इनपुट का वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ का इसके गेट का भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर लो का लगाएंगे तो इसके गेट का भी वोल्टेज क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जिस वजह से आपके लैपटॉप में यहाँ पर गेट पे प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वोल्टेज आउट नहीं हो पाता। तो इसके लिए यहाँ पर जेनर के जरिए भी यहाँ पर डिवाइडर बनाया जाता है। उस केस में फिर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से भी लगा हो सकता है और इस तरीके का भी हो सकता है। यहाँ पे सोर्स पे वोल्टेज इनपुट हुआ तो सोर्स पे आप मान लीजिए कि ये P चैनल का मॉसफेट है, ये हमारा P चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। ये हमारा P चैनल का मॉसफेट होगा जो सोर्स के ऊपर इनपुट होगा और डिवाइडर के जरिए यहाँ पर गेट इनेबल होगा। यानी ये इनेबल होने के बाद यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, जो वोल्टेज इसके ऊपर इनपुट हो रहा है वही सेम वोल्टेज यहाँ से क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। यह वोल्टेज आउट होने के बाद यहाँ पर देखिए एक 10 ओम का रजिस्टर लगाया जाता है जो बोर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा खराब होता है
और इसके अंदर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर यह डायोड शॉर्ट होता है, जिस वजह से क्या होता है, शॉर्ट हो जाने की वजह से ये रजिस्टर आपका शॉर्ट हो जाता है, या अगर ये ज़्यादा देर तक अगर लगे रहते हैं सप्लाई तो उस केस में यह बर्न भी हो जाता है, जिस वजह से गेट पे वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, जिस वजह से बोर्ड हमारा ऑन होने में प्रॉब्लम देता है। तो यह एक LVR रजिस्टर है जो सबसे ज़्यादा खराब होता है, और ये कॉमन कैथोड एक डायोड लगाया गया जो कि इस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज इन होगा, आउट होने के बाद यहाँ पे आपको 19 वोल्ट की सप्लाई, यानी जो भी आप इनपुट करोगे, हम फॉर एग्जांपल 19 वोल्ट ही बोलते हैं, तो यहाँ से एक 19 वोल्ट की सप्लाई जाएगा जो आईसी के लिए यहाँ पर VCC का काम करेगा, यानी आईसी को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक डिवाइडर लगा करके आईसी को इनेबल कराया जाता है, और एक कुछ पिन ग्राउंड होता है, बाकी पिन बूट का होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही इन दोनों की सप्लाई, अगर आपके पास अगर यह सप्लाई नहीं मिलता G3H का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर 19 वोल्ट चेक करें नंबर 1 पे, नंबर दूसरे पे आप इनेबल चेक करें, नंबर तीसरे पे फिर आप बूट चेक कर लें, चौथे नंबर पे फिर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अगर आउटपुट वोल्टेज अगर हाई लो हो जा रहा है, यानी जितना वोल्टेज आउट होना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर एक फीडबैक का पिन है उसे भी चेक कर सकते हो, जो कि G3H सेक्शन का है। यहाँ पर यह वोल्टेज देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो वोल्टेज इन होता है, यहाँ से जो आउट होता है, जो अलग अलग सेक्शन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर जाता है आपका RTC का, जो इसके अंदर IC लगा होगा, यानी RTC सेक्शन में जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपका RTC का जो सेक्शन होता है, ठीक है, बैटरी कनेक्टर BT कनेक्टर, ठीक है, और SMC, ठीक है, जिसको हम IO के नाम से जानते हैं, ठीक है, और आपका चार्जिंग IC, बाकी ETC, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी सेक्शन होते हैं जो 3.3 वोल्ट से ऑन होते हैं, यानी बोर्ड ऑन होने से पहले जिस जगह पे सप्लाई चाहिए, जैसे कि ऑन ऑफ स्विच पे सप्लाई चाहिए, RTC पे चाहिए, बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग IC, SMC यानी IO को चाहिए, ये सभी को ऑपरेट करने का काम यही वोल्टेज करता है, जो हमारे लैपटॉप में LDO वोल्टेज जो स्टेप डाउन से निकलता था वो जाकर के हर एक सेक्शन को जाकर के ऑन करता था। तो इस वाले मैकबुक के अंदर क्या होता है कि हमारे बोर्ड में एक G3H का सेक्शन लगा होता है, वही सेक्शन यहाँ से ऑन होकर के इन सभी को वोल्टेज जाकर के प्रोवाइड करता है। यदि यह सेक्शन अगर आपका खराब हो जाए तो आप सिंपल सी वे में समझ गए होंगे कि ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिस वजह से आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। RTC सेक्शन में भी अगर सप्लाई नहीं मिलता है तो भी आप जानते हैं कि हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो सकता है। बैटरी कनेक्टर पे ना जाए तो भी हमारा जो है सो चार्जिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या SMC को ना जाए तो IO ऑन नहीं होगा, तो बोर्ड ऑन होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर एडाप्टर मोड में लगाते हैं तब तो इस तरीके से काम करता है। फिर आपके माइंड में चल रहा है फिर बैटरी मोड पे लगाएंगे तब तो ये बाद में ही ऑन होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए PP बस G3H, ये बैटरी का जो हमारा PR होता है उसके जरिए यहाँ पे वोल्टेज आता है, यानी बैटरी तो हमारे मोड में तो लगा ही होता है, तो ये बैटरी से ही सप्लाई आता है। यहाँ पर भी आपको 20 ओम का एक रजिस्टर लगा होगा, 20 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, जो इस रास्ते से होते हुए जब हमारा एडाप्टर नहीं लगा होता है तो यह बैटरी की सप्लाई को लेकर के यहाँ पर जाता है, और इस सर्किट को ऑन करके फिर जाकर के इन सभी सेक्शन पे जाकर के सप्लाई प्रोवाइड करता है। जैसे ही हम पावर बटन ऑन करते हैं तब जाकर के हमारा लैपटॉप ऑन होता है। अगर यह 3 वोल्ट है, अगर यह ग्राउंड से बीप करता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि हमारे बोर्ड में SMC जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे प्रॉब्लम देखने को मिलता है दोस्तों। अगर इस तरीके से आप भी इसका अगर प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं बोर्ड के ऊपर कि G3H सेक्शन को बोर्ड में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे और किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बोर्ड के ऊपर किस तरीके से आप टेस्टिंग करेंगे, बोर्ड के ऊपर कैसे काम करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।